बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 23 है और जो नजफ सेशन हम चला रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का, इस सेशन का जो लेक्चर 23 है इसमें हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। चैप्टर नंबर 13 है आपका, ये लास्ट जो क्लास हमारी थी उसमें हमने चैप्टर 12 जो है वो क्लोज़ किया था। चैप्टर 13 के हवाले से ये याद रखें कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइजेज़ हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज अगर हम फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बात करें तो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। यहाँ जो कि हम एंटी टेस्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों एक्सरसाइज में से MCQs के लिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें काम आ सकती हैं, कौन कौन सी स्टडी आपको करनी है जिससे आपके MCQs जो हैं वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाएँ। इसके अलावा बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कंडीशन है उसकी। आप लोग ये याद रखें कि हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता, हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता। बाज़ दफ़ा एक फ़ंक्शन तो होता है लेकिन जब उसका इन्वर्स किया जाए तो उसका इन्वर्स सिर्फ एक रिलेशन होता है, 2 वेरिएबल्स का फंक्शन नहीं होता। इसका थोड़ा सा आइडिया चैप्टर 2 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने आपको दिया था कि जब हम इन्वर्स रिलेशन का जब इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तो उसमें सम टाइम डोमेन रिपीट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं बन रहा होता। तो आप लोगों को ये बात समझाने के लिए कि कब फंक्शन बनता है इन्वर्स और कब नहीं बनता, मैं एक छोटा सा नोट लिखता हूँ, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। नोट हम ये लिखते हैं यहाँ पे कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस will have an inverse function. Only bijective functions will have an inverse function. इस बात का मीनिंग क्या हुआ? इस बात का मीनिंग ये है कि फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन उस वक्त बनता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे सिर्फ उनका ही इन्वर्स फंक्शन बनेगा। अगर एक फंक्शन है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो फिर रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब ये देखना बाकी है, यानी आपको याद करवाना बाकी है कि बाइजेक्टिव फंक्शंस हमने पढ़े थे चैप्टर 2 में, तो वो रिवाइज कर लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या हुआ करते थे। बाइजेक्टिव जो फंक्शंस थे इनको बजाय प्रॉपर डिफाइन करने के मैं इनके सिर्फ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिखता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। बाई का मतलब भी 2 होता है, बाइजेक्टिव मीन्स हैविंग 2 प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती थी वो ये होती थी कि ये ऐसा फंक्शन होगा जो 1 फंक्शन होगा। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये होती थी कि ये ऐसा फंक्शन होगा जो ऑन टू भी होगा। तो जो फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है उसको हम कहते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब मसला ये आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास जितने भी हैं, साइन कार्ड, टेन कार्ड, सीकेंड, कोसीकेंड, 6 फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस ऑन टू तो होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन टू होते हैं, लेकिन ये 1 नहीं होते। 1 ना होने की रीज़न क्या है देखिए, यानी मैं टिक लगाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये वाली बात तो ऑब्वियस है, ऑन टू तो होंगे ही होंगे सारे। अब ये जो 1 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी देखें कि अपनी इंटायर डोमेन के ऊपर, पूरी डोमेन में ये फंक्शन 1 नहीं होते। तो मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सिर्फ ऑन टू होंगे, 1 नहीं होंगे। अगर 1 नहीं होंगे तो ये 2 बातें पूरी नहीं होंगी, 2 बातें पूरी नहीं होंगी तो वो बाइजेक्टिव नहीं होंगे। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इन्वर्स भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ तो हमने ये कंक्लूड कर ली बात कि अगर हम पूरी इंटायर डोमेन पे फंक्शन को डिफ़ाइन करें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं जो 1 हो, और अगर 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसकी पूरी डोमेन में इन्वर्स फंक्शन नहीं बना सकते हम। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 कैसे नहीं होता। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब है एक एलिमेंट का एक आउटपुट आए फिर दोबारा किसी और पे वो आउटपुट ना आए। तो ये देखें साइन फंक्शन की अगर हम बात करें साइन एक्स की,
तो साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास कि इसमें अगर आप एक्स को पुट करेंगे 0 तो साइन 0 पे 0 तो वाई भी क्या आ गया 0। एक्स को अगर आप पुट करते करेंगे पाई तो वाई फिर भी क्या है 0। एक्स को आप पुट करेंगे 2 पाई तो वाई फिर भी क्या है 0 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं साइन फंक्शन को तो क्या लिखूंगा x0 y0 x0 x पाई है y फिर भी 0 है, x2 पाई है y फिर भी 0 है एंड सो ऑन। और ये सिर्फ साइन का ऐसा बिहेवियर नहीं है, टेन भी इसी तरह 0 पे 0 पाई पे 0 2 पाई, इसी तरह कॉस 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे बार बार 0 होता रहता है। और ये मैंने एक एग्जांपल कोट किया समझाने के लिए कि देखें डिफरेंट इनपुट के ऊपर सेम आउटपुट आ रही है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि अगर फंक्शन की रेंज रिपीट हो रही हो तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। अगर ये साइन है तो इसी तरह कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड को टेंजेंट इन सब की रेंज रिपीट हो जाएगी क्योंकि इनके आंसर बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो इनकी पीरियोडिसिटी है चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था कि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं सारे। और पीरियोडिक फंक्शन की ये एक ख़ास बात होती है कि अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। वैल्यू रिपीट करने की वजह से उसकी रेंज रिपीट होती है और रेंज रिपीट हो जाए तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि फंक्शन 1 1 नहीं होता। दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी डोमेन पे कभी 1 1 नहीं होता। अब फिर हम कैसे इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे वो देखना हमने है। हम ये करेंगे कि फंक्शंस को उस डोमेन तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जिस डोमेन में उनका आंसर उनका रिज़ल्ट हमारे पास 1 1 रहे। यानी साइन काज और ये बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डोमेन वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी जहाँ तक आपको रेंज रिपीट होती हुई नज़र ना आए। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर फंक्शन बनेगा वो 1 1 होगा। ऑन टू तो पहले से था, 1 1 उस तरह हो जाएगा तो मिल के क्या बनेगा बाइजेक्टिव। तो फिर हम उन फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब इसकी ज़रा जिस तरह मैंने साइन की एग्जांपल आपको दी है, एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ ताकि आप ये जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला आइडिया है ये सही तरह समझ लें और फिर हम इनको लेके जाएंगे एडवांसमेंट की तरफ थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बल्कि करता हूँ कोट। ये देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। यहाँ ओरिजिन, यहाँ कुछ पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ हम कुछ ले लेते हैं नेगेटिव नंबर्स 1 -2 और -3। आप देख सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन है कि 0 पुट करें तो 0 आंसर देगा। अगर इसमें आप 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 है। तो लेट से मैं कहता हूँ यहाँ y 1 है तो 1 पे भी ये आंसर आ रहा है 1 और -1 में भी क्या आंसर आ रहा है 1। 2 पुट करें तब भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करें तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9। तो ग्राफ अगर इसका बनाया जाए तो यूँ इसका ग्राफ हमारे सामने बनता है, ऐसा ग्राफ। अब ये ग्राफ देखें आप तो इसमें ये अपवर्ड ओपन होने वाला एक पैराबोला सा बनता जा रहा है जिसमें जो पॉजिटिव का आंसर है वही नेगेटिव का है, जो पॉजिटिव का वही किसका है नेगेटिव का। तो यहाँ से हम देखें अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि 0, चलो 0 पे तो 0 आंसर था, 1 पे भी आंसर कितना है 1 और -1 भी कितना आंसर है 1, 2 पे भी आंसर 4 है और -2 पे भी क्या है 4 है एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है ये। तो आप बड़ा क्लियर देख सकते हैं कि ये 4 यहाँ भी रेंज रिपीट हुई, ये वाला 1 और ये 1 यहाँ भी रेंज रिपीट और आगे भी रेंज रिपीट होनी है। तो एक भी अगर आपको ऐसी एग्जांपल मिल जाए जिसमें रेंज रिपीट हो रही है तो हम कहते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इस पूरी डोमेन पे 1 1 नहीं है। अब ये तो था हमारे पास कि हमने वैल्यूज़ पुट करके इसको एनालाइज किया है, लेकिन एक और हमारे पास शॉर्टेस्ट अप्रोच होती है, वो ये है कि अगर हम फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ड्रा करने से ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो हम कहते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे ये देखें, मैं इस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखें 2 जगह कट कर रही है।
दो जगह कट करने का मतलब क्या है कि जो माइनस पे आंसर आ रहा है वही आंसर किस पे आ रहा है, प्लस पे। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं, देखें मैं कहता हूँ कि ये वाला 4 यहाँ बन रहा है, तो देख रहे हैं 2 पे भी 4 है और -2 पे कितना 4 था, ये लेट से यहाँ 4 था। तो आप ये देखें कि ये ग्राफ का दो जगह जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्राफ का दो जगह कट करने का मतलब ये होता है कि दोनों जगह आपके ऊपर x की वैल्यू डिफरेंट है, इधर +2 इधर कितनी है -2, लेकिन दोनों जगह पे आप देखें तो y की वैल्यू सेम है। ये वाला पॉइंट क्या था, x2 था और y4, इसमें x -2 था बट y कितना था 4। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ को दो जगह कट करने का या मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट करने का मीनिंग ये होता है कि ग्राफ की रेंज रिपीट हो रही है, यानी y की सेम वैल्यू आ रही है x की दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट। तो y की सेम वैल्यू आने का मतलब है कि रेंज रिपीट हो रही है। तो कंक्लूड ये कर रहे हैं हम बात कि अगर हमारे पास ये एनालिटिकल अप्रोच ना हो, कैलकुलेशन हम ना करना चाहें और हम सिर्फ ग्राफ से देखना चाहें कि क्या कोई फंक्शन ग्राफ की हेल्प से पता लग सकता है हमें उसका कि वो 1 1 है या नहीं, तो हमें इस पर्पज़ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ती है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे ग्राफ को, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो ग्राफ 1 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इस मेथड को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक द 1 1 प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन और रिलेशन। किसी फंक्शन या रिलेशन की जो 1 1 होने की प्रॉपर्टी है उसको चेक किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। अच्छा, अब आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हम ये ड्रा करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये 1 1 फंक्शन का ग्राफ तो नहीं था, लेकिन क्या इस ग्राफ को आप 1 1 फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, वो देखना है हमने। अब देखें, मैं इसको ये करता हूँ कि ग्राफ का जो 0 से पीछे वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन में कर देता हूँ माइनस। हम कहते हैं कि इस ग्राफ को सिर्फ आप कंसिडर करें 0 से ऑनवर्ड, यानी ये अगर मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ ये किया है कि इस ग्राफ में जहाँ पहले था x नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी पहले x जो था वो कोई भी रियल नंबर था, x बिलोंग्स टू r था पहले। अगर x पहले r से बिलोंग कर रहा था, अच्छा जी ये y x2 था, पहले जो फंक्शन हमने लिखा हुआ था उसमें -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम पुट कर सकते थे। तो आपके सामने मैंने कुछ नेगेटिव नंबर पुट किए थे और कुछ पॉजिटिव, और यहाँ एक सेट बनाए थे मैंने, और आपने देखा था कि -2 और +2 यानी -2 +2 का आंसर सेम आ रहा था, -1 +1 का आंसर सेम आ रहा था, और सेम आंसर आने की वजह से ग्राफ जो है वो 1 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं बन रहा था, रेंज रिपीट कर रहा था अपनी। अब हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है इस फंक्शन पे कि x हमने सिर्फ कर दिया है 0 या 0 से ऑनवर्ड, यानी पहले जो डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी थी, इसकी डोमेन मीन्स x की वैल्यूज़, वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है हमने सिर्फ 0 से ऑनवर्ड। और 0 से ऑनवर्ड अगर देखें तो 0 से ऑनवर्ड ग्राफ के सिर्फ एक ब्रांच है। पहले ये ग्राफ 0 पे टर्न कर रहा था, 0 पे इसका टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट से पहले हमने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, हमने कहा जी नेगेटिव पुट ही नहीं करना है इसमें आपने। अब जब आप सिर्फ पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो 0 पे 0 आंसर आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, यानी अब आपको ये लग रहा है कि इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो 0 पे आंसर क्या आया 0, 1 पे 1 आंसर आया, 2 पे 4 आंसर आया, 3 पे 9 आया, एंड सो ऑन। अब कहीं भी आपको रेंज रिपीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। रेंज में 0 एक दफ़ा लिखा हुआ है, रेंज में 1 एक दफ़ा लिखा हुआ है, रेंज में 4 एक दफ़ा है, 9 एक दफ़ा है। तो वो जो हमने लोअर एंड इसका 0 से पहले वाला डोमेन का हिस्सा हमने जब एक्सक्लूड किया, इसको रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ 0 से ऑनवर्ड। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ रेंज का एक एक आपको आंसर दे रहा है, यानी रेंज अब इसकी रिपीट नहीं हो रही। तो समझिए आइए मैं बात कि रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने से हम फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से हम फंक्शन की रेंज हमने ऐसी बना दी है कि अब ये रिपीट नहीं हो रही। तो अब अगर इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था उसके थ्रू देखें, तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी जगह ड्रा करता हूँ इस ग्राफ के ऊपर, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा जगह कट करे तो वो 1 1 नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ एक जगह कट करे तो 1 1 होता है। अगर इसकी ये वाली ब्रांच भी होती जो हमने छोड़ दिया तो ये 2 जगह कट करती लाइन। तो अब फाइनल जो कंक्लूजन ड्रा हुआ, ये सारी जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है उसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हम फंक्शन को 1 1 बनाना चाहते हैं जो कि पहले 1 1 नहीं है, तो हमें उसकी डोमेन
वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी जहाँ तक उस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करे, यानी जहाँ उसकी रेंज रिपीट ना हो तो फिर वो फंक्शन 1 1 बनाया जा सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन 1 1 है, और अगर ये ऑन टू भी है तो अब ये बाइजेक्टिव बन गया और अब इसका इन्वर्स भी फंक्शन होगा। ये तो चलो मैंने एग्जांपल दी थी ट्रिग्नोमेट्री से हट के अलजेब्रिक फंक्शंस की। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ये सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है इसके हिसाब से 2 या 3 पॉइंट्स हम लिखते हैं नोट बना के, फिर हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी तरफ हम आते हैं फिर। अच्छा, मैंने जो बातें थोड़ी देर पहले आपको थ्योरेटिकल वे से बताई हैं सारी, वो अब मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं ताकि ये बातें आपके रिकॉर्ड में रहें, और जो बातें आपने सुनी हैं उसी को मैंने वर्डिंग में कन्वर्ट किया ताकि प्रिसाइज हमारे पास फॉर्म आ जाए। पहली बात हमने क्या कही थी कि जो पहला नोट था हमारा कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस विल हैव एन इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब क्या था कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, यानी 1 to 1 नहीं है, तो उसका इनवर्स फंक्शन आप नहीं बना सकते। दूसरी बात मैंने जो आपको यहाँ डायग्रामेटिकली समझाई थी कि अगर हम ये चेक करना चाहें ग्राफ से कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मेथड डेवलप किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रा करके देखते हैं, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो ये मैंने लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज़ यूज टू चेक दी 1 1 प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की 1 1 प्रॉपर्टी चेक करनी हो फंक्शन या रिलेशन की, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट उसमें यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है? ये नंबर 3 पे वो बात है कि एक फंक्शन पहले 1 1 नहीं था, आपके सामने मैंने उसकी डोमेन माइनस करके कुछ कम की थी, डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था, तो उसके बाद वो फंक्शन 1 1 बन गया था, यानी उसकी रेंज रिपीट फिर नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन 1 1 ना हो तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उसको 1 1 बना लें। तो ये वो बात लिखी है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट 1 1, अगर एक फंक्शन 1 1 नहीं है, इट मे बी पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें कहाँ तक करें? जहाँ तक वो 1 1 बन जाए। तो इट मे बी पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू द इंटरवल वेयर इट इज़ 1 1 सो दैट इन्वर्स फंक्शन कैन बी फाउंड, ताकि उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सके। तो अब सिंपल सी वर्डिंग में याद रखें कि फंक्शन अगर 1 1 ना हुआ, हम उसकी डोमेन वहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे जहाँ वो 1 1 हो जाए, ताकि वो 1 1 जब बन जाएगा तो फिर उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो आसानी से फाइंड किया जा सकेगा। अब इन तीनों बातों को अप्लाई करते हैं हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ऊपर, और फिर उनकी वो डोमेन चेक करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जहाँ पे वो फंक्शन 1 1 बनते हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की, और देखते हैं कि साइन एक्स किस डोमेन में आपको इन्वर्स देगा। वैसे तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता इंटायर डोमेन पे, लेकिन इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। चैप्टर 11 में आपने साइन फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, उसी ग्राफ की हेल्प से हम बात करेंगे। ये देखें, अगर मैं साइन फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो ये आप जानते हैं कि एक वेव होती है। अब वेव का सिर्फ हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, बाकी पोर्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे फ़िलहाल। यहाँ ओरिजिन आ गया और ये एक टर्निंग पॉइंट है और ये इसका एक टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इन दोनों पे वैल्यूज़ देखें तो आप जानते हैं कि ये हाईएस्ट वैल्यू साइन की होती है 1 और ये लीस्ट वैल्यू क्या होती है -1। और जहाँ ये वैल्यू दे रहा होता है साइन, ये वाला एंगल क्या होता है +π/2 यानी 90, और ये होता है -π/2 यानी -90। अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये इशू हुआ, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। हाउएवर, लेकिन क्या करें, अगर हम ये देखें, अगर मैं इसकी डोमेन ये वाला पोर्शन इसकी डोमेन का निकाल दूं, यानी -π/2 से पीछे जो नंबर्स हैं वो सारे छोड़ दूं मैं, और +π/2 से आगे नंबर छोड़ दूं सारे, यानी साइन फंक्शन के ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मैं। कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इसको? इन बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि -π/2 से लेकर +π/2 तक अगर साइन के ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ये जो अब ग्राफ बना है ये वाला, आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो पहले 2 जगह कट कर रही थी वो अब सिर्फ एक जगह कट कर रही है। तो ये देखें, एक ये जगह कट कर रही है, एक ये और ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी ड्रा करेंगे वो एक पॉइंट पे कट करेगी। ये मैंने देखे कितनी 4-5 लाइंस मैंने ड्रा करके देखा है कि सिर्फ एक जगह ही कट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर ग्राफ को कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह कट करे तो वो 1 1 फंक्शन होता है।
तो पहले जो साइन फंक्शन अपनी पूरी डोमेन पे 1 1 नहीं था, वो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में 1 1 बन चुका है। इस डोमेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन, और इस डोमेन में जो फंक्शन होता है उसे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये जो साइन फंक्शन है जो इस डोमेन में डिफाइंड होगा, उससे बाहर नहीं होगा, इसे प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहा जाएगा। और इसको आमतौर पे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। कैपिटल एस से इसको लिखते हैं स्टार्टिंग लेटर कैपिटल बना के। वैसे यूजुअली हम स्मॉल से भी लिखते होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा उसको हम कैपिटल से लिखा करेंगे। लेकिन जी ये तो हो गया साइन का बिहेवियर। अब हम आते हैं काज के बिहेवियर पे, देखते हैं कि काज की डोमेन कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी हमें। साइन काज जो कि बेसिक फंक्शन है, ये दोनों अगर अंडरस्टैंड कर लें हम, तो बाकी चारों जो हैं वो हम इसी की बेस पे लिख सकते हैं। काज फंक्शन का भी ग्राफ आपने चैप्टर 11 में पढ़ा था। अगर ग्राफ बनाया जाए तो आप जानते हैं काज 0 पे क्या आंसर देता है 1, तो यूँ इसका ग्राफ बनता है, ये वाली वैल्यू क्या है 0 0 पे इसने 1 आंसर दिया, यहाँ पे काज 0 होता है 90 पे, ये वाली वैल्यू होती है आपके पास पाई, ये है पाई बाय 2, और ये फिर आ जाएगा आपके पास 2 पाई। इस पे भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ये देखें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को भी मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये भी अपनी इस डोमेन में या पूरी डोमेन में 1 1 नहीं होता। अभी तो ग्राफ हमने इतना बनाया, अगर ये पूरा ग्राफ बनाएं तो इन्फिनेटली मैनी टाइम्स ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कट कर रही होगी। अब होना ये है कि जिस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट किया हमने -π/2 से π/2 के दरमियान, और ये जो इससे आगे वाला पोर्शन था, ये वाला साइन के ग्राफ का ये वाला पोर्शन और ये वाला हमने आपके सामने छोड़ दिया था, इस तरह इसका भी कुछ पोर्शन हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कि जो 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक टर्निंग पॉइंट ये, जिस तरह उसका ये और ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ ग्राफ टर्न करता है, और एक टर्निंग पॉइंट ये है। अगर मैं इन दोनों टर्निंग पॉइंट्स के दरमियान ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, यानी ये वाला पोर्शन भी माइनस कर दूँ मैं, पाई से आगे और -0 से पीछे पीछे, तो आप देख सकते हैं अगर हम इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, तो इस इंटरवल में जो 0 से पाई वाला इंटरवल है, इसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी ड्रा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो बात हमें ये समझ आई कि अगर काज के ग्राफ को 0 से लेकर पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो इस रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन में जो ग्राफ बनेगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह कट करेगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि ग्राफ को अगर कोई लाइन एक जगह कट करे, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ, तो उस पूरी डोमेन में जहाँ वो एक बार कट करती है वो फंक्शन 1 1 होता है। तो अब ये वाला फंक्शन भी 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया, सिर्फ इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के अंदर। इन डोमेन्स को हम प्रिंसिपल डोमेन्स कहते हैं। वैसे साइन काज की डोमेन चैप्टर 9 में हमने पढ़ी थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये वो डोमेन्स हैं जिसमें वो प्रिंसिपल फंक्शन बनेगा, यानी इन्वर्टेबल होगा। तो ये प्रिंसिपल काज फंक्शन है, वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। अब ये तो मैंने साइन काज के थ्रू आपको ये एग्जांपल समझा दी है। अब हम पूरी लिस्ट बनाते हैं, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाए, तो ये आपको बात क्लियर हो जाएगी कि किसकी डोमेन कौन सी है। तो बनाते हैं लिस्ट अब। अच्छा जी, मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। साइन काज मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, और ये 2 ऐसी डोमेन्स हैं कि ये 2 अगर आपको याद हो तो बाकी चारों की डोमेन इनके साथ काफ़ी हद तक रिजेंबल करती हैं। तो मैंने 3 के ये सेट बना दिए हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। इन तीनों की डोमेन किसी हद तक सिमिलर है और इन तीनों की डोमेन भी किसी हद तक सिमिलर है। साइन काज हम स्टडी कर चुके हैं। साइन की जो डोमेन होगी प्रिंसिपल, वैसी ऑलमोस्ट 10 की डोमेन है। सिर्फ जो बाउंड्री नंबर्स हैं -π/2 और +π/2 ये निकाल दिए हैं हमने। ये इसलिए निकाल दिए हैं कि π/2 और -π/2 पे 10 अनडिफाइंड होता है, और डोमेन में कभी वो नंबर नहीं होता जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता है। ये 2 निकल गए यहाँ से। कोसिकेंट की डोमेन भी बिल्कुल ऐसी ही लिखी हुई है। सिर्फ जो -π/2 और π/2 के दरमियान वाला नंबर है जिसको हम 0 कहते हैं वो निकाला है हमने। वो इसलिए निकाला है, कोसिकेंट 1/sin है और sin 0 पे 0 होता है, तो कोसिकेंट 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका वो नंबर निकाल दिया जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि डोमेन ऑलमोस्ट सेम है। इधर हम आते हैं, काज को हम स्टडी कर चुके हैं। काज की डोमेन 0 to π है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि जब कॉट की तरफ आएंगे तो कॉट 0 और π पे अनडिफाइंड होता है। तो जिस तरह वहाँ बाउंड्री निकाल दी थी, यहाँ पे भी आपने बाउंड्री निकाल देनी है। फिर सीकेंड की अगर बात करें, वो भी सेम डोमेन है, सिर्फ एक नंबर मिडल से 0 और π के दरमियान में, यानी 0 1 के दरमियान में 90 आता है, तो उसका भी मिडल नंबर निकाला था 0, इसका मिडल नंबर π/2 ये निकालना पड़ेगा।
π/2 पे cos 0 होता है और सीकेंड होता है 1/cos। cos अगर 0 हुआ तो सीकेंड को अनडिफाइंड कर देगा, तो जिस पे अनडिफाइंड है वो नंबर निकाल दिया है। ये डोमेन्स एज इट इज़ आपके MCQs में आ सकती हैं। वो किसी भी फंक्शन की आपसे प्रिंसिपल डोमेन पूछ सकता है। ये लिखने के बाद अब कुछ इस चैप्टर के अंदर फार्मूलाज हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। जिस तरह आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ पढ़ी होती हैं, आपने बहुत सारी पढ़ी हैं 9 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर्स तक। इसी तरह की अब हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ इनके रिजल्ट्स हैं जो हमारे MCQs में भी आ सकते हैं और इनकी एप्लीकेशन भी आपके MCQs में आ सकती है। तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको प्रिसाइज फॉर्म में लिखूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला हमारे पास रिजल्ट है साइन इनवर्स ऑफ A प्लस साइन इनवर्स ऑफ B। ये इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ A इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर और प्लस B इंटू 1 माइनस A स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगा। अब ये देखना है कि ये दो फार्मूले कैसे हैं। अगर ये प्लस होगा तो प्लस आएगा यहाँ पे, और अगर ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो बजाय दो अलग अलग लिखने के आप इकट्ठा ही लिख लें तो आपके लिए बेहतर है, याद रखने में आसानी होगी। बिल्कुल इसी तरह से रिज़ल्ट है हमारे पास कॉज का, कॉज इनवर्स ऑफ A प्लस कॉज इनवर्स ऑफ B। अब ये बनेगा हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ AB। अब ये प्लस प्लस था, माइनस के लिए माइनस यहाँ अपोजिट होगा, प्लस के लिए माइनस होगा और माइनस के लिए प्लस होगा। यहाँ आ जाएगा √1 माइनस A स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा √1 माइनस B स्क्वेयर। तो प्लस के लिए माइनस है और अगर माइनस होगा तो उसके लिए यहाँ क्या होगा, प्लस। तो ये समझ लें कि जो नीचे लिखा हुआ है मैंने, ऊपर प्लस है अगर तो उसके अगेंस्ट माइनस आएगा यहाँ, और माइनस आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा, प्लस। दो फार्मूले हो गए साइन कास के। तीसरा हमारे पास होता है टेन का फार्मूला, और टेन में क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ A प्लस टेन इनवर्स ऑफ B। ये भी होगा टेन की फॉर्म में ही, टेन इनवर्स ऑफ A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। अब वही बात आ जाती है जी कि अगर प्लस है ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस है ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये 6 फार्मूले हैं जो मैंने 3 करके लिखे ताकि याद रखने में आपको आसानी हो। और एक आखिरी बात नोट बना के वैसे लिख लेते हैं कि अगर ये सेम हो जाए, सेम से मुराद अगर ये टेन इनवर्स ऑफ A प्लस टेन इनवर्स ऑफ A यानी 2 टेन इनवर्स ऑफ A हो जाए, तो जो 2 टेन इनवर्स ऑफ A होगा, 2 टेन इनवर्स ऑफ A होगा, ये अगर यहाँ भी A और A सेम कर देंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ A प्लस A क्या हो जाना है, 2A, और 1 माइनस A इंटू A हो जाएगा A स्क्वेयर। ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट्स आप लोगों को इस तरह मिलने हैं। और ऊपर भी अगर आप देखें थोड़ा सा जो ये लिखे हैं इनमें भी अगर आप A और A को सेम कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स ऑफ A प्लस वाले फॉर्मूले बनेगा। यहाँ आएगा साइन इनवर्स ऑफ A इंटू √1 माइनस A स्क्वेयर, यहाँ आएगा A इंटू √1। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो वो भी आप लोगों को लिखता हूँ, अगर ये 2 साइन इनवर्स ऑफ A होगा तो ये बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 2A इंटू, क्योंकि दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2A और मल्टीप्लाई हो रहा होगा साथ इसके 1 माइनस A स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास रिज़ल्ट भी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। और अब हमारे पास जो इसकी फ़ाइनल फॉर्म बनती है वो अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2 फार्मूले मैंने ये लिख दिए आप लोगों के सामने, और असल फार्मूले ये थे, ये उनके 2 स्पेशल केसेस थे। इसके अलावा कुछ और हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं जो कि आपके MCQs में आ सकते हैं फ्रीक्वेंटली। वो ये हैं कि जो हमारे पास को रेशोज़ होती हैं
साइन और कास की को रेशो, टेन और कॉट की को रेशो, सीकेंड और को सीकेंड ये आपस में को रेशोज़ हैं। इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ऐड करें, ठीक है, जो भी एक्स इनकी डोमेन में आता हो, तो ये आंसर जो बनेगा ये π/2 बनता होगा। ये एक बात होगी। इसको दो मुख्तलिफ आगे ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दें तो इससे दो बातें और समझ आती हैं हमें कि हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है। सिमिलरली जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो ये साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरी जो हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी फॉर्मेशन बन सकती है वो है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। टेन की को रेशो क्या होती है? कॉट। साइन को रेशो क्या है? कॉस। इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स है ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है, और जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है ये π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है। इसमें एक्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है डोमेन की वो लाजमी याद रखनी है आपने। ये कंडीशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा इसकी। तो तीसरा ऑप्शन बचता है सीकेंड और को सीकेंड का। हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, सीकेंड की को रेशो क्या होती है? को सीकेंड। तो जिस तरह साइन काज का सम इनवर्स में π/2 बनता है, टेन कॉट का इसी तरह सीकेंड को सीकेंड का भी π/2 बनता है। दो ब्रांचेस इसकी बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस को सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, और को सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ये रेंज है। तो ये मैंने कुछ रेंज लिखी है। ये पेपर में आपके फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज़ में चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और इन बातों से कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज़ बना के देखते हैं ताकि आप लोगों को इनकी एप्लीकेशन समझ आए। मैं अगर पहले एक एमसीक्यू बनाऊँ आप लोगों के सामने कि मैं आपसे पूछूं कि बताएं साइन इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर ले लेते हैं 0.75 और प्लस मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ 0.75, तो आंसर क्या होगा? अब देखें ये x जो था वो कितना है? 0.75। x असल में साइन इनवर्स की डोमेन में लिखा हुआ है, और ये आप जानते हैं जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन। तो अगर ये साइन इनवर्स की डोमेन है x तो ये साइन फंक्शन की रेंज होगी, और साइन की रेंज आप जानते हैं -1 से 1 तक होती है। इसका मतलब हुआ ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक रहेगी। अगर x -1 से 1 तक है तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो देख लें 0.75 -1 और 1 के दरमियान में आता तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब अगर 4 ऑप्शन बने हुए हैं कि ये किसके इक्वल होगा, A, B, C और D 4 ऑप्शन में लिखता हूँ। एक में हम कर लेते हैं लेट्स से 30 डिग्री, एक में हम कर लेते हैं 45 डिग्री, एक में हम कर लेते हैं 90 डिग्री, एक में हम कर लेते हैं 180 डिग्री। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जब भी ऐड होगा π/2 बनेगा, π/2 मीन्स 90, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह कुछ और एमसीक्यूज़ में लिखता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, मैंने एक और एमसीक्यू लिखा है। ये तो था साइन काज का, ये लिख दिया मैंने सीकेंड और को सीकेंड का। तो सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/2 को सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/2 देखना है किसके इक्वल होगा। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स और को सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का जो सम होता है वो π/2 के बराबर होता है। लेकिन मैंने पहले कहा है कि जो x है उसकी रिस्ट्रिक्शन लाजमी माइंड में रखनी है आपने। यहाँ x शो कर रहा है सीकेंड और को सीकेंड इनवर्स की डोमेन को। तो जो सीकेंड इनवर्स की डोमेन है वो सीकेंड की रेंज है। इसका मतलब है x जो है वो इनडायरेक्टली सीकेंड की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो हमने ये बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर जब हम पढ़ रहे थे 9 और 10, तो उसमें हमने कहा था कि सीकेंड फंक्शन जो है हमारे पास है इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेस और इक्वल और +1 के से ग्रेटर और इक्वल होती है। यानी आंसर इसका या तो 1 के इक्वल और उससे ग्रेटर होना चाहिए या -1 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आइडिया हो गया है कि अगर तो ये जो नंबर यहाँ लिखा होगा x,
ये -1 के इक्वल या उससे लेस या +1 के इक्वल या उससे ग्रेटर है, तब ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब ये है 1/2, 1/2 ना तो -1 से लेस है और ना +1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये डोमेन में नहीं आ रहा। जब डोमेन में नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन नन है, यानी नॉट पॉसिबल, ये आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख लें, इस तरह मैंने ये डोमेन लिखी है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे ये कब वैलिड होगी, जब x लेस और इक्वल टू -1 होगा और या x इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होगा, तो तब ये आइडेंटिटी वैलिड है। अब आखिरी रह गया टेन और कार्ड, उसका भी आइडिया समझ लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो। टेन और कार्ड के हवाले से भी एक MCQ बनाते हैं। मैं लिखता हूँ जी टेन इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर लेते हैं 0 पॉइंट, बल्कि यूँ कर लेते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2.34 और प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2.34। देखना ये कि क्या ये भी π/2 बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं ना जगह है यहाँ पे, सिर्फ इसको डायरेक्ट आंसर करते हैं इसका। तो टेन और कार्ड की, अब यहाँ जो x नज़र आ रहा है ये टेन और कार्ड के इनवर्स की डोमेन है। जो टेन और कार्ड के इनवर्स की डोमेन होगी वो टेन और कार्ड की रेंज होगी, और टेन और कार्ड की रेंज जो है वो -∞ से +∞ कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब यहाँ x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर -∞ से +∞ हो तो ये टेन और कार्ड की आइडेंटिटी ट्रू है। तो अगर ये उसी रेंज में आ रहा है, यानी 2.34 -∞ और +∞ के दरमियान में कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी वैलिड है। और जो हमारा आंसर इस केस में होगा वो कितना होगा, π/2। तो ये तीनों से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे दिए। अब कुछ 2-3 रिजल्ट्स और लिख लेते हैं और वो लिखने के बाद फिर हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा जी, अब एंड में कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं नोट बना के लिखता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप उनको इसी तरह याद रख लें, और वो आपकी बुक के क्वेश्चन भी कुछ हैं। पहला रिजल्ट तो ये है आपके पास कि जिस तरह सिंपल फंक्शन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करते, साइन नहीं करता, कॉड नहीं करता, टेन नहीं करता और कोसेकेंट, इसी तरह उनके इन्वर्स के साथ भी रिलेशनशिप है। साइन इन्वर्स ऑफ अगर -x होगा तो ये इसका भी माइनस एब्जॉर्ब नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये -sin⁻x के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप जानते हैं कि कॉज की अगर हम बात करें तो सिंपल फंक्शंस जो होते हैं उनमें कॉज अपने माइनस को एब्जॉर्ब करता है। कॉज -θ cos θ के बराबर ही होता है, लेकिन इन्वर्स में ऐसा नहीं होता। इन्वर्स में कॉज इन्वर्स ऑफ -x अगर हुआ तो ये पाई माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ x के बराबर होगा, यानी ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। और तीसरा एक हम टेन का लिख लेते हैं, चूँकि साइन कास टेन अगर आप स्टडी कर लें तो बाकी तीनों जो होते हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये भी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा और यूँ लिखा रहेगा ये। तो ये 3 रिजल्ट्स हो गए, बाकी 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल्स बना के आप चेक कर सकते हैं, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इसके साथ साथ कुछ और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी कुछ ना कुछ उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी और उसके बाद वो एप्लीकेबल होंगी। तो जिस तरह आप सिंपल फंक्शन में जानते हैं कि कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, इसी तरह अगर हम यहाँ इन्वर्स करते हैं तो देखें साइन इन्वर्स ऑफ अगर हम 1/x करेंगे, या आप सिंपल x करके देखते हैं, अगर हम कहते हैं साइन इन्वर्स ऑफ x है तो ये अगर कोसेकेंट के साथ लिखा जाएगा जो इसका रेसिप्रोकल है तो ये बनेगा कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ 1/x। सिंपल फंक्शन में पूरा फंक्शन इन्वर्ट होता है, जबकि इन्वर्स में सिर्फ एंगल इन्वर्ट होता है उसका। आगे चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर पे। यहाँ अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इन्वर्स ऑफ x अगर होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो ये सीकेंट में जब आएगा तो सीकेंट इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आते हैं, इसके बाद टेन की बारी है। टेन इन्वर्स ऑफ x हुआ तो आप अंडरस्टूड बात है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है तो ये कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर होगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी डोमेन का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है इनकी, क्योंकि डेफिनेटली आप जब ये कह रहे होते हैं कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ 1/x तो या साइन इन्वर्स ऑफ x, तो आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ x में x साइन इन्वर्स की डोमेन है, जो कि असल में साइन की क्या होगी, रेंज। तो ये आइडेंटिटी उस वक्त वैलिड होगी जब x जो है साइन की रेंज को सेटिस्फाई करेगा। और साइन की रेंज क्या होती है, -1 से लेकर +1 तक। फर्दर मोर, चूँकि आप जानते हैं जब हम इस रेंज में लेके आएंगे -1 से लेकर 1 तक, तो यहाँ x 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पे ये क्या हो रहा होता है, 1/0 अनडिफाइंड हो रहा होता है।
तो इस तरह जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं डोमेन पे वो भी आपने माइंड में रखनी है। ये अंडर सर्टेन कंडीशन ये प्रॉपर्टीज़ ट्रू होती हैं। अब कॉज इनवर्स ऑफ एक्स के लिए भी सेम डोमेन होगी, बट उसमें आपने ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना। और आखिरी जो टेन वाला है, टेन की तो आपने देखा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ वो नंबर निकालना पड़ेगा आपको जिस पे इनमें से कोई एक जो है वो अनडिफाइंड हो रहा हो। तो ये होगी इनकी रिस्ट्रिक्शंस। और अब हम ये करते हैं कि एक आध MCQ बना लेते हैं ताकि उस MCQ को की बेस पे आप इनको अंडरस्टैंड करना सीखें ये कैसे बनती हैं प्रॉपर्टीज़। तो मैं एक आपके सामने MCQ बनाता हूँ, फिर उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। MCQ ये बनाते हैं कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3/4, साइन इनवर्स ऑफ 3/4 लिख दिया मैंने, 3/5 कर लेता कि ज़रा ट्राइंगल हमारे पास इजी और हमें समझने में ज़रा आसानी हो। और इसके साथ हम लिख देते हैं सीकेंट इनवर्स ऑफ इसको हम कर लेते हैं 5/4। और देखना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी आपके पास। तो अब यहाँ से आप देखें, अगर ये से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है तो साइन और कॉस जब इनवर्स में लिखे होते हैं तो इसको रीड करना सीखा करें। रीड करने का मतलब क्या होता है, अगर हम ट्रायंगल बना के देखें तो साइन फंक्शन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है और ये 5 है, यहाँ से पता लगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, ये 3/5 बन गया। तो फिर अंडरस्टूड बात है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस कितनी होगी 4। अब अगर मैं इसको लिखूँ, ये एंगल होता है हमारे पास अल्फ़ा लेट से, तो अल्फ़ा अगर मैं लिखता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम साइन अल्फ़ा लिखते हैं पहले, साइन अल्फ़ा हमारे पास बनना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी देखें, अल्फ़ा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5। आप बताएं कॉज क्या होना है, यहाँ से कॉज अल्फ़ा अगर फाइंड करेंगे तो वो होगा 4/5 यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। तो कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। क्यों रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अल्फ़ा के बराबर हैं। अगर ये लिखेंगे तो आप देखें, और साथ ही आप इसको देखें अगर, तो ये जो आपके पास सीकेंड इनवर्स ऑफ 5/4 लिखा हुआ है, सीकेंड और को सीकेंड अगर इक्वल होते हैं तो उनके एंगल इन्वर्ट हो जाते हैं। जब सीकेंड जब कॉज में कन्वर्ट होगा तो इसका एंगल इन्वर्ट हो जाएगा, बजाय 5/4 के ये क्या हो जाना है 4/5। तो दोनों क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, तो आंसर बन गया 2 टाइम कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। अब ऐसे 4 ऑप्शन लिखे होंगे आपके सामने, मैं बल्कि ऑप्शन लिख भी देता, लेकिन चूँकि टाइम कम है मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। 4 में से एक ऑप्शन होता है 2 साइन इनवर्स ऑफ 4/5 या 2 कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 या सीकेंड में या कोसेकेंड में लिखा होता। तो आपको लॉजिक ये पता हो कि ये जो है इसके इक्वल है, तो फिर ये इसको इन्वर्ट करके सीकेंड को कॉज में कन्वर्ट किया, दोनों सेम करके हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 4 में से आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने कोशिश की चैप्टर 13 किसी हद तक जितना भी इसका काम था MCQs के लेवल के वो कर लें। कुछ चीज़ें, कुछ MCQs, कुछ ट्रिक्स वगैरह जो है वो आपका जो टेस्ट होगा उसमें हो जाएंगी, और जो जूम पे लाइव सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।